नमस्कार। आज हम कैलाश खेर की जिंदगी और उनके संगीत के सफर पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी हाँ, उनकी कहानी काफी दिलचस्प है। हमारे पास कई लेख, रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और जीवनी भी, जो उनके बिल्कुल शुरुआती संघर्षों से लेकर इंटरनेशनल स्टारडम तक की पूरी कहानी बताती हैं। तो आज का मकसद यही है कि उनके जीवन के जो अहम मोड़ रहे हैं, उनकी जो यूनिक स्टाइल है संगीत की, वो कैसे बनी और उनका सामाजिक योगदान, इन सब पर बात करें। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से होती है? उनका जन्म? जन्म मेरठ में हुआ, या कुछ सोर्सेज दिल्ली के मयूर विहार का भी जिक्र करते हैं। परिवार कश्मीरी पंडित था। अच्छा। और घर में लोक संगीत का माहौल था। उनके पिता मेहर सिंह खेर, वो खुद लोक गायक थे। ओ, तो मतलब संगीत तो बचपन से ही रगों में था। हाँ, कह सकते हैं। लोक संगीत तो जैसे परवरिश का हिस्सा ही था। लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करती है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में, मतलब इतनी कम उम्र में गुरु की तलाश में घर छोड़ दिया। हाँ, ये दिखाता है कि पैशन कितना गहरा था। गुरु तो खैर नहीं मिले उस वक्त। फिर क्या किया? रास्ता निकाला उन्होंने। बच्चों को संगीत सिखाना शुरू किया। सिर्फ 150 रुपए प्रति सेशन लेते थे। अरे वाह। हाँ, उसी से अपना रहना, खाना और संगीत सीखने का खर्चा चलाते थे। ये जो शुरुआती संघर्ष था ना, शायद वही उनके संगीत की आत्मा बना बाद में। बिल्कुल। फिर दिल्ली का दौर आया। वो तो और भी मुश्किल था। गरीबी देखी, डिप्रेशन से भी गुजरे। मैंने पढ़ा कि एक बिजनेस में नाकामी के बाद तो बहुत मुश्किल हालात हो गए थे। हाँ, काफी बुरा दौर था। उन्होंने खुद जिक्र किया है कि आत्महत्या तक का ख्याल आया था। लेकिन फिर ऋषिकेश गए। अच्छा, ऋषिकेश। हाँ, वहां जो वक्त बिताया, साधुओं और भक्तों के लिए गाया, वो शायद एक टर्निंग पॉइंट था। संगीत के प्रति जो जुनून था वो फिर से जाग गया होगा वहां। एग्जैक्टली। उस अनुभव ने जैसे उन्हें एक नई दिशा दी। वो गहराई उनकी आवाज में आज भी महसूस होती है। सही कहा। दिल्ली की इन मुश्किलों के बाद फिर मुंबई का रुख किया। हाँ। वो बदलाव कैसे आया? हाँ, 2001 में मुंबई पहुंचे। वहाँ संगीतकार राम संपत के जरिए एक मौका मिला। जिंगल गाने का? हाँ, नक्षत्र डायमंड्स का जिंगल था। उससे 5,000 रुपए मिले। वो पैसे उस वक्त बहुत मायने रखते थे, मतलब मुंबई में टिके रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो फिर सिलसिला चल पड़ा। कोका कोला, पेप्सी, आईपीएल, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जिंगल्स गाए। इससे इंडस्ट्री में एक पहचान बननी शुरू हुई। और फिर फिल्मों में एंट्री हुई। हाँ। 2003 में अंदाज का गाना था रब्बा इश्क ना होवे। हाँ, वो पहला फिल्मी गाना था। लेकिन जो असली पहचान मिली, वो थी वैसा भी होता है पार्ट 2 के गाने अल्लाह के बंदे से। हाँ, अल्लाह के बंदे। वो गाना तो मतलब एक अलग ही लेवल पे हिट हुआ था। ऐसा क्या था उसमें? वो उस टाइम के म्यूजिक से बहुत अलग था। उसमें एक रूहानियत थी, एक सच्चाई थी। शायद कैलाश के अपने जो अनुभव थे, संघर्ष थे, उसकी गूंज थी उस गाने में। वो सीधा लोगों के दिलों तक पहुंची। वो सिर्फ गाना नहीं रहा, एक एहसास बन गया। सही कहा। और इसी अनोखी आवाज और अंदाज ने उन्हें एकदम अलग खड़ा कर दिया। फिर आया बैंड कैलासा। हाँ, 2004-5 के आसपास परेश और नरेश कामत, जो म्यूजिशियन भाई हैं, हाँ। उनके साथ मिलकर ये बैंड बनाया। इस बैंड का संगीत क्यों इतना खास माना जाता है? मतलब फ्यूजन तो और भी लोग कर रहे थे। कैलासा का फ्यूजन अलग था। उसमें सूफी रंगत थी, लोक संगीत की जड़ें थीं और रॉक का एनर्जी लेवल था। ये मिक्सचर बहुत पावरफुल था। उनका पहला एल्बम कैलासा 2006 में आया। उसमें तेरी दीवानी, तौबा तौबा जैसे गाने थे। चार्ट बस्टर थे वो तो। बिल्कुल। फिर झूमोरे 2007 आया, वो भी बहुत सफल रहा। उनका ये यूनिक साउंड दुनिया भर में पसंद किया गया। उन्होंने 1000 से ज्यादा कॉन्सर्ट किए हैं, न्यूयॉर्क के ग्लोबल फेस्ट जैसे बड़े मंचों पर भी। और अवार्ड्स भी मिले। फना का चांद सिफारिश। हाँ, उसके लिए फिल्म फेयर मिला। फिर तेलुगु फिल्म मिर्ची के लिए भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और 2017 में पद्मश्री। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी बिल्कुल। पद्मश्री मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर 2021 में सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार भी मिला। ये सब उनकी कला की पहचान है। लेकिन अवार्ड से परे उनकी एक और साइड है जो समाज सेवा से जुड़ी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने संघर्षों को भूले नहीं और शायद इसीलिए दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हैं। उनकी वो पहल नई उड़ान। हाँ, नई उड़ान। इसके तहत वो हर साल अपने जन्मदिन पर एक नए उभरते कलाकार को मौका देते हैं, उसे मेंटर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब खुद जिस रास्ते से गुजरे हैं, दूसरों के लिए उसे आसान बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और ये काम रुका नहीं है। 2024 में उन्होंने कैलाश खेर अकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स, मतलब कैला शुरू किया, पारंपरिक संगीत को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा। और एक टीवी शो भी है, भारत का अमृत कलश।
हाँ, वो भी पारंपरिक संगीत पर ही फोकस करता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ जैसे सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े रहे हैं। आपदा राहत कार्यों में भी योगदान दिया है। तो मतलब वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ गाने के लिए नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए भी कर रहे हैं। सही। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, कैलाश खेर की यात्रा सिर्फ एक गायक की सफलता की कहानी नहीं है। ये अटूट लगन, जिद और खुद पर यकीन की कहानी है। बिल्कुल। घर छोड़ने से लेकर गरीबी, डिप्रेशन, रिजेक्शंस, इन सब के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाना। एक ऐसी आवाज जो रूहानी है, लोक संगीत से जुड़ी है, पर मॉडर्न भी है। हाँ, उन्होंने न सिर्फ लोगों के दिल जीते, अवार्ड्स जीते, बल्कि अपनी कामयाबी का इस्तेमाल दूसरों को आगे बढ़ाने में किया। सही कहा। उस दुनिया को कुछ वापस दिया जिसने शायद शुरू में उन्हें उतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, कैलाश खेर की ये कहानी, ये हमें क्या सिखाती है? खासकर तब जब किसी की कला को, किसी के टैलेंट को फौरन पहचान नहीं मिलती, तब कैसे डटे रहा जाए? और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या शुरुआती संघर्ष ही इंसान को बाद में मिली सफलता की ज्यादा कद्र करना सिखाते हैं, और शायद दूसरों की मदद करने की वो गहरी इच्छा भी वहीं से आती है। ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं।